पहले आप अपना परिचय दीजिए, थोड़ा-सा डिटेल दिए हमारे दर्शकों को क्या है? जी, मेरा नाम जाफ़र हुसैन लोहार है और मैं कुर्ला तालुका अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। जी, जी। जिस तरह देखा जाए यहाँ के जो एमएलए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? किस तरह का रुझान यहाँ मिल रहा है? इलेक्शन का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन का माहौल है, सब अपने-अपने हिसाब से ताकत लगा रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं, जी, उनकी तरफ से कोई ऐसा ख़ास डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। और पिछले दिनों हमारे यहाँ पर एक रैली हुई, जिसके अंदर एक सभा में खुद एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि भाई 2000 करोड़ रुपए जो है सिटिंग एमएलए मंगेश कुडालकर जी को दिए गए, जी, और अभी तक वो जो 2000 रुपये का उन्होंने क्या किया है वो पता नहीं। कि कुर्ला के सिर्फ विकास के लिए उन्हें दिया गया था। अगर आप कुर्ला में कहीं भी नज़र मारते हैं तो इस तरीके का विकास जिसमें 2000 करोड़ रुपए यूज़ किए गए जी, वो दिखते नहीं हैं। हाँ, एक काम उन्होंने ज़रूर किया है खाली अपनी पब्लिसिटी के लिए, कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के अंदर उन्होंने एक लादीकरण का काम किया, जो कि एक नगर सेवक का भी काम है, जो नगर सेवक भी कर सकता है। जी, तो वो लादीकरण का काम किया और उसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगाने का काम किया है। उसके अलावा जो तो कुछ डेवलपमेंट उनका दिखता नहीं है। हाँ, दूसरे के कामों को उन्होंने रिबन बांधने का काम किया है। जैसे वो कहते हैं ना, रिबन काटने का काम, जो कि हमेशा मोदी सरकार की ये हुई है कि पहले दूसरे के कामों को जो है अपना काम दिखाना। अगर आप देखेंगे यहाँ कुर्ला में 169 विधानसभा के अंदर, वार्ड के अंदर जितने भी जो सीमेंट रोड का काम हुआ है, वो जो हमारी कॉरपोरेटर थी प्रवीणा मोरजकर जी, उनके फंड से किया गया है। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट का काम है उनके इससे अंडर हुआ है, जबकि वो सारा क्रेडिट जो है वो मंगेश जी लेना चाहते हैं। जी। जिस तरह देखा जाए यहाँ की जो एक्स कॉर्पोरेटर प्रवीणा मोरजकर जी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनका किस तरह का कारोबार था पहले जो एक्स कॉर्पोरेटर थी? जी, देखिए, उन्होंने अपने हिसाब से जितनी उन्हें करना था, एक कॉर्पोरेट्स की थोड़ी लिमिटेड एक्सेस होती है, जी, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना जितना होना था उसके हिसाब से उन्होंने अपना सारा काम किया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो रोड के सीमेंट का काम हुआ है, जिसे आप डेवलपमेंट का काम कह सकते हैं, तो रोड के सीमेंट का करने का काम जो काम किया है वो उनके फंड से किया गया है। जी, उसके अलावा जो नेहरू नगर में स्कूल जो बनाई गई है, म्यूनसिपैलिटी स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसमें उनका काफ़ी योगदान रहा है। और उसी के साथ साथ जब भी आप ये देखेंगे, जब अभी जो कॉरपोरेटर्स का जो पीरियड्स ख़त्म हो गया है, यानी जो इलेक्शन होना है वापस ड्यू हो गया है, तो उसमें उन्होंने उसके बाद भी अगर कोई उनके पास महिला या कोई अगर काम लेके जाते हैं, तो उन्होंने कभी इस चीज़ को ये नहीं कहा कि भाई मैं अभी कॉरपोरेटर नहीं हूँ, मैं अपना काम मतलब मैं आपका काम नहीं करूँगी। उन्होंने हमेशा जो है लोगों का काम किया है, और आज इसी वजह से वो कैंडिडेट है महाविकास आघाड़ी की और हमारे कुर्ला विधानसभा से, जिसके उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना से उनको टिकट दिया गया है। जी। जिस तरह देखा जाए अभी कैंडिडेट की बात की जाए तो कई एमआईएम के भी कैंडिडेट, उसके बारे में किस तरह का रुझान है आपका? क्या कुछ लगता है कि अगर जीत के आती तो क्या कुछ कर पाएंगे वो, या फिर उनका किस तरह का लोगों का जनता से क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि प्रवीणा मोरजकर जी एक जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर वो कॉरपोरेटर रह चुकी हैं। उन्होंने अपना काम दिखाया है लोगों को। कुर्ला की रहीवासी है, लोकल रहीवासी है। और जैसा कि आपने जो बात उठाई है कि एमआईएम की, जी, तो एमआईएम का ऐसा है कि आप खुद जानते हैं कि भाई ये विधानसभा का इलेक्शन है, और इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कुर्ला विधानसभा की अगर हम बात करें तो एमआईएम सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम करेगी। क्यों कि एमआईएम सिर्फ मुस्लिम लोगों को रिझाने का काम करती है कि भाई ये कौमो मिल्लत के नाम पे जो है लोगों से वोट मांगने का काम किया जाता है। जी, जबकि आपको पता है कि उनका एक जो चेहरा है वो एक मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ लेकर जाता है, जी, मुसलमानों को रिझाने का काम करते हैं, और सिर्फ जगह मुसलमानों को अगर लेकर वो चाहते हैं कि भाई हम कामयाबी हासिल कर लें, जी, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस वार्ड के अंदर, इस विभाग के अंदर रहते हैं, तो उन सभी के वोट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं अगर एमआईएम अगर ये सोच रही है कि भाई मुसलमानों का वोट लेकर इसको जो है कौम मिल्लत के नाम पे लोगों की जो सोच है उसको बदल देंगे, तो वो मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वो सीधा सीधा बीजेपी के कैंडिडेट, यानी जो इंडिया आघाड़ी के कैंडिडेट है, उनको हेल्प कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुसलमानों ने उनको वोट दिया तो वो वोट मुसलमानों के ही कटेंगे, और फिर जो है इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। जिस तरह बात की जाए नीतीश राणे जी जो इंडिया आघाड़ी के जो है उनके, उन्होंने बेबुनियादी भाषण भी देते बोलते भी हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश राणे और उनके जो भी है उनका वो अब एक कहावत ऐसी है ना साहब, कि हम तो ये जानते हैं कि जब कुत्ता भौंकता है ना, जी, तो उसके पीछे की दो वजह होती है। और ये कुत्ता भौंक रहा है तो उसके पीछे की हमें पता है दो वजह है। एक तो ये कि या तो कुत्ता पागल हो गया है, या तो उसके पीछे उसका मालिक खड़ा है। तो हमें पता है कि ये किस पोजीशन में भौंक रहा है।
तो इसके भुगतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करके, महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करके और जो है लोगों को अपनी तरफ रुझाया जाए, हिंदुओं को अपनी तरफ माइल किया जाए। लेकिन यहाँ के हिंदू महाराष्ट्र के बहुत समझदार हैं, उन्हें इस चीज़ की समझ बहुत अच्छे से है कि भाई कौन क्या चाह रहा है, कौन किस तरीके की राजनीति चाह रहा है। महाराष्ट्र में हमेशा भाईचारा बना रहा है, लोग उनके स्टेटमेंट को पसंद नहीं करते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई लोग मुझे बहुत सराह रहे हैं, मेरे स्टेटमेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और ये आपको रुझानों में और आगे आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट में आपको ज़रूर दिखाई देगा। जिस तरह देखा जाए शिवसेना के युवती जो आपने जो बहुत वायरल हो रहा है, गद्दार बोले थे उन्होंने, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वो चीज़ तो है, वो शिवसेना की जो लोग हैं उनका ये दिलों में कहीं ना कहीं दुख है कि भाई जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी शिवसेना की और इसको अपने खून पसीने से सींचा, मराठी जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके लिए जो इस पार्टी को बनाया और उनके लिए उन्होंने मतलब हर चीज़ की तरक्की की कुर्बानी दी, और उसी के साथ में आपने गद्दारी की नहीं। आपको एक ऑटो ड्राइवर से उठाकर आपको इतने मंत्री पद तक लेकर गए, फिर आप उन्हीं के साथ धोखा करें और सिर्फ सत्ता के लिए। और आपने धोखा नहीं दिया बल्कि आपने उनके विश्वास को धोखा दिया है कहीं ना कहीं। हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर अपना बाला साहब ठाकरे जो है, और साथ ही साथ उनका सिंबल और पार्टी दोनों इन्होंने जो है धोखे से छीनने का काम किया है। और इसका जवाब जो है जनता ज़रूर देगी और इसका रिजल्ट आपको ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी है कि भाई जो अपनी पार्टी का ना हो सका, जो बाला साहब ठाकरे का ना हो सका, वो महाराष्ट्र के आवाम का क्या होगा। तो ये मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए था वो जो भी था उनका, और अभी आने वाली जो इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा उसमें आपको ये चीज़ दिखाई देगी। जिस तरह देखा जाए पीएम मोदी और अमित शाह मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां की थी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सर देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर की गरिमा होती है। उन्होंने सारी अपनी गरिमाएं जो है, अपनी हदें जो है वो मैं समझता हूँ कि उस जो पद की लाज रखनी थी वो उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं रखी है, और बहुत निचले स्तर पे आके वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसका हमें बहुत दुख है। हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हिंदुस्तान की शान है, और अगर वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं इतने निचले स्तर पे आके और एक विशेष समुदाय के लिए, अगर मैं खुल के कहूँ तो मुसलमानों के लिए, अगर आप इतना खुल के अगर अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं या अपने दिलों में आप नफ़रत रखते हैं, और फिर आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो गंगा जमनी तहजीब को जहाँ पर पसंद किया जाता है, आप मुसलमानों को या दो हिंदुओं के बीच में जो है नफ़रत फैलाकर और आप राजनीति कर लेंगे, तो ये 10 साल लोगों ने देख लिया कि इससे सिर्फ और सिर्फ देश का और पब्लिक का, आवाम का नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा कहीं नहीं है। तो अभी लोगों ने इन्हें ठुकराना शुरू कर दिया है। लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा कि कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन लोगों को, और आगे भी होगा। तो उससे मतलब ये अगर इस गुमान में है कि भाई हम इस तरीके की जो फूट की राजनीति है या लोगों को जो है हम एक दूसरे से लड़ा कर हम जो है जीत जाएंगे आगे, तो ऐसा होना मुश्किल है। अभी लोग समझ गए हैं कि अभी लोग जो बात करते हैं बेरोज़गारी की बात करते हैं, लोग बात करते हैं तरक्की की, बच्चों के एजुकेशन की, तो ये लोगों को भी मुद्दे समझ में आ रहे हैं और यही मुद्दे लेकर महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र के अंदर कोशिश कर रही है। जिस तरह राज ठाकरे साहब जो मस्जिद को लेकर के बोले गए हैं कि लाउड स्पीकर उतार देंगे, जो अजानें होती है सुबह फजर में उसमें तकलीफ होती है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, राज ठाकरे साहब को भी समझना चाहिए इस चीज़ को कि भाई बीजेपी जो चीज़ को लेकर चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, जिसका उन्हें पिछले लोकसभा में बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। जो लोग 400 की बात करते थे उन्हें 240 पर आके 238 पर आके अपने आप को रोकना पड़ा, और कहीं ना कहीं उनकी जो सोच थी उसके ऊपर जो है हिंदुस्तान के लोगों ने उस पर रोक लगाई है। लेकिन आज अगर वो राज ठाकरे इस तरीके की बात करते हैं, देखिए राज ठाकरे का एक अपना बोलने का अंदाज़ है, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन आपने देखा है कि इलेक्शंस में राज ठाकरे साहब को किसी ने भी वोट देकर उनको सीट देकर या उनको कभी विधानसभा में या ऐसा भेजने का काम नहीं किया। तो राज ठाकरे साहब का तो सिर्फ यही कि मैं किसी तरीके से मैं अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाए रखूं, क्योंकि आज उनका एक कॉर्पोरेटर भी मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में है, एक थे कहीं ना कहीं, तो उन्होंने भी जो है उनसे रिज़ाइन कर दिया। तो महाराष्ट्र तो मैं तो राज ठाकरे साहब को अपना अस्तित्व बचा के रखना है, तो इसलिए वो तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे के मार्केट में रहना चाह रहे हैं। बाकी कोई ख़ास उनसे फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं जो है भोंगे उतार दूँगा। तो ये तो मतलब वैसे भी संविधान के खिलाफ स्टेटमेंट है। अगर आप संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर आप संविधान पे इस देश को चलाना चाहते हैं, तो इस तरीके के बचकानी हरकतें मैं कहूँगा इसे इतने बड़े आदमी से ये उम्मीद नहीं होती है। अच्छी राजनीति करिए, जैसे अभी हम
दिल से सैल्यूट करते हैं माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के, जिन्होंने लॉकडाउन में जो इतनी बेहतरीन तरीके से वो सीएम पद को संभाला, लोगों को संभाला। आज लोगों का, हर धर्म के लोगों का उनकी तरफ एक झुकाव है। और एक एजुकेटेड जो सीएम होते हैं, एक जिस तरीके की एक सीएम की होनी चाहिए, मतलब जिस तरीके की स्टेट को चलाना चाहिए उस तरीके से उन्होंने चलाया है। और उद्धव बाला साहब ठाकरे ने लोगों के दिलों को जीता है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे को, उनकी पार्टी को और महाविकास आघाड़ी को होने वाला है। कहीं ना कहीं इस बार लगता है विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई देखा जाए कई कैंडिडेट खड़े हैं। क्या लगता है इस बार जरूर मुंबई में, महाराष्ट्र में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा? सर, बदलाव तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आज की तारीख में लोग जो है परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त हैं लोग बाग। और जो अभी सिटिंग जो गवर्नमेंट है, इनको महंगाई से, आवाम से, जनता से, उनकी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए, इन्होंने एक लाड़की बहन योजना लेकर आई, 1500 रुपया लोगों को दिया। और उसके बाद में जो है इन्होंने अफवाह चलाई कि भाई दिवाली में हम जो अपनी बहनों को जो है गिफ्ट तोहफा देंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है अभी तक का। और लाड़की बहनों को कुछ देने के चक्कर में सीधा सीधा स्टैंड था, समझ में आ रहा है 2-3 महीना दिया है इन्होंने, और अभी भी इनका आ रहा है कि हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बट ये हम इनको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अब लोग इनको ये मौका नहीं देंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है इसके महिलाओं को 3000 रुपये हर महीना देने जा रही है। और साथ ही साथ जो है 6 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। उसके अलावा देखिए, सिर्फ सिलेंडर और पैसे देने से काम नहीं बनता है। कहीं ना कहीं देखिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो महाविकास आघाड़ी की ने भी इस चीज़ को ध्यान में रखा है। तो इसको चलते हुए जो लड़का या लड़की जो भी होंगे उनको हायर एजुकेशन फ्री दिया जाएगा। और साथ ही जो है महिलाओं को बस सेवाएं फ्री दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जैसे भाई बीमारी जो है, आपका एजुकेशन तो हो गया, अब बीमारी के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी बात आ जाती है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार 25 लाख रुपए तक का बीमा जो है बीमा के जरिए आपके बीमारी का इलाज कराएगी। दवाएं फ्री देने का काम कर रही हैं। और जो हमारे एजुकेटेड बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेरोजगार भत्ता जिसे आप कह सकते हैं 4000 रुपये महीना, वो भी महाविकास आघाड़ी की सरकार आने पे जो है महाराष्ट्र के लोगों को दिया जाएगा। और हमारे किसान भाइयों को भी जो है 3 लाख रुपये तक का कर्ज की माफ़ी। और जो लोग किसान भाई जो प्रॉपरली अपना पेमेंट जो कर रहे हैं, उनको 50,000 रुपये तक की जो है सुविधा उसमें लोन में दी जाएगी। जिस तरह देखा जाए चुनाव की तारीख बहुत कम नज़दीक आ गए हैं, क्या कुछ दर्शकों से अपील करना चाहेंगे लास्ट में? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा साहब कि आप किसी के भी बहकावे में, बातों में, जैसे भाई कोई अगर आपके पास आता है, कोई हिंदुत्व के नाम पे आ रहा है, कोई कौम व मिल्लत के नाम पे आ रहा है, तो अपने वोट को ना बांटें। और ख़ास मैं मैसेज देना चाहूँगा मुसलमानों को कि जिस तरीके से 2014 के बाद एक सिचुएशन, हालात बनाए गए थे, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए एक हालात बनाए गए थे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में मैं कहूँगा कि हमें मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा माहौल बनाया गया और धीरे धीरे मुसलमानों के जहन के साथ खेला गया, दिमाग के साथ खेला गया, एक ब्रेन गेम खेला गया कि भाई हमें मुसलमानों के और इनके वोटों की ज़रूरत नहीं है। और पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं कि देश की परिस्थिति और माहौल क्या हुआ है। मॉब लिंचिंग से लेकर बच्चों के बलात्कार से लेकर, और जो है एग्ज़ाम के पेपर लीक से लेके जो चीज़ें नहीं हुई थी आज तक का, वो सारी चीज़ें जो है वो होने लगी है। और 1-2 आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को जो है बेचा जा रहा है। जो ये बार बार दावे करते थे कि भाई हम देश बिकने नहीं देंगे, तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है बेचने के लिए। अब उनका बस चले तो पता नहीं क्या क्या बेच दे वो। और जिस तरीके से इस देश में जो माहौल अभी बदला है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, जब मैं मुसलमानों की बात कहूं तो मैं सलाम करता हूं मुसलमानों की सोच को। और मुसलमानों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपको अल्लाह ने आपका वक़ार वापस दिया है, आपको अल्लाह ने आपकी सोच को वापस बदला है, आपको उरूज पर लेकर आया अल्लाह ने कि भाई आप एक होकर अपने आप को दिखाओ तो सही। और आपने वही काम किया। मुसलमानों ने जब एक होकर अपनी ताकत को दिखाया, तो आज आप देखिए, आप तो काफ़ी न्यूज़ चैनलों पे आप भी और भी लोगों के इंटरव्यू लेते होंगे, तो आज ये बात कहीं ना कहीं टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे और टीवी मीडिया पे बोली जा रही है कि मुसलमान जिस तरफ जाएगा वो कैंडिडेट जीतेगा। यानी ये वक़ार मुसलमानों ने वापस कमाया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि आप कोई भी ऐसी बातों में ना आए कि जिससे आपका वोट ख़राब हो। ये इलेक्शन विचारधारा का इलेक्शन है, ये इलेक्शन आपके भविष्य का इलेक्शन है, बच्चों के भविष्य का इलेक्शन है और महाराष्ट्र के भविष्य का इलेक्शन है। हम और आप महाराष्ट्र में रहते हैं, तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि एज ए महाराष्ट्रियन हम अपने रियासत के लिए, हम अपने स्टेट के लिए वोट करें।
ना कि हम किसी की बातों में आके, बहकावे में आके या जज्बात में आके आप वोट ना करें। अपने अकल, अपने जहन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वक़ार आपको अल्लाह ने दिया है इनको वो ये आपको वापस बांटना चाहते हैं। अब बटे नहीं, अब एकजुट रहें कि आज आप एकजुट रहकर अगर आपने इनके जहनों में बात डाली है कि भाई एक मुसलमानों का एक स्टेटस है, अगर मुसलमान के बगैर इलेक्शन कुछ नहीं, तो इंशाल्लाह आगे इसका फ़ायदा भी आपको होगा। और जहाँ पर प्रधानमंत्री जी खुल के बोलते हैं कि भाई हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं लेने देंगे, एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुल के बातें करते हैं कि भाई आपकी बेटियों को लेकर चले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं। एक मतलब इतने बड़े पद से हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं। हम खाली ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें।